नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। फर्स्ट फेज ऑफ टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कब करवाया था? 24 से 26 अगस्त 2023 को। इस एग्ज़ाम में अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए अलग अलग पेपर्स कंडक्ट हुए थे और उन पेपर्स में जो सवाल आए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने अपने वीडियो पर, अपने चैनल पे अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो जा चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो रह गए हैं वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले वीडियो में हम हिस्ट्री के जो क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसमें जो हिस्ट्री के सवाल आए थे सेकेंड सिटिंग में, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर हुआ था उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 नाम से वीडियो मिलेगा आपको, उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, उन टॉपिक्स को लिस्ट करते हैं जहां से इस पेपर में क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो ये वो एरियाज है फ्रेंड्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां से इस वाले पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जानना जरूरी है क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हों तो जिन एरियाज से क्वेश्चंस रिपीटेड पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स, उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो इन टॉपिक से रिलेटेड है क्योंकि सेकेंड सिटिंग में जो क्वेश्चंस आए थे वो इन्हीं एरियाज से आए थे। एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, मेडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री से जो सवाल थे वो मोस्टली सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आध सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मिलता है क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है ना, इसका सोर्स है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड सारे हिस्ट्री है, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक दो सवाल जो है हर क्वेश्चन पेपर में हमको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मिल जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे सबसे ज़्यादा फोकस हमको मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है क्योंकि 90% सवाल जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक, तो पहला जो एक क्वेश्चन हमको मिला वो एंशियंट हिस्ट्री का मिला, और एंशियंट हिस्ट्री में ये जो सवाल है फ्रेंड्स वो कौटिल्य से रिलेटेड है। कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे और फिर जब उनकी डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर रहे थे। तो कौटिल्य से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। अब सवाल क्या पूछा गया है वो तो हम देखने वाले हैं, पर कौन किन टॉपिक से पूछा गया है वो हम देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमको ये पता लगेगा कि किन टॉपिक्स को हमको ध्यान से पढ़ना है, और सवाल देख करके हमको ये पता लगेगा कि किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर, बुक्स और जर्नल, ये वाला जो एरिया है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, इसी वाले पेपर में हमको 3 सवाल ऐसे मिले हैं जहां पर न्यूज़पेपर या बुक या जर्नल की बात की गई है। जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारे लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, उन्होंने अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश किया हो, एडिट करते हो कोई न्यूज़पेपर, कोई जर्नल, कोई मैगजीन या कोई बुक उन्होंने लिखा हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस पेपर में। ठीक है, पर हमको फोकस करना है उन लोगों के ऊपर जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एनी बेसेंट, ऐसे जो फ्रीडम मूवमेंट में जो लीडर्स थे ना, उनके बारे में हमको जानना है, उनके द्वारा लिखा गया कोई बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर। फिर फ्रेंड्स, एक एरिया है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। यहाँ से भी काफ़ी सवाल बन रहे हैं। 2 सवाल तो हमको इस पेपर में देखने को मिला है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी संगठन बनाए गए हों, चाहे गांधी ने कोई संगठन बनाया हो, अम्बेडकर ने कोई संगठन बनाया हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रिवोल्यूशनरी जो लीडर्स थे उन लोगों के द्वारा भी। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है महात्मा गांधी से रिलेटेड। हमको पता है महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उनके जो भी एक्ट्स थे, जो भी एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने जो मूवमेंट्स चलाए इंडिया में, वो सब इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जो भी मूवमेंट्स गांधी जी ने चलाया, राइट फ्रॉम जो चंपारण सत्याग्रह है वहाँ से लेकर के, तो हर मूवमेंट उनका जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे जो गांधी के ऊपर है। गांधी से संबंधित 3 सवाल इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद फिर आपको रिवोल्ट्स जो है वो पढ़ना है।
रिवोल्ट से क्वेश्चन है इसमें, पीजेंट मूवमेंट हो, पीजेंट रिवोल्ट हो या रिलीजियस रिवोल्ट हो, उनसे रिलेटेड। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन पेपर में। कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी और हरिपुरा जो सेशन उन्होंने लीड किया था, प्रेसिडेंट थे वो, उससे संबंधित एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर से संबंधित दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब अम्बेडकर ने कोई बुक लिखा हो, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया हो, इस्टेब्लिश किया हो, या फिर उनका कोई भी काम, तो अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ भी जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ अम्बेडकर के बारे में कुछ भी आपको मिलता है तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे संबंधित दो क्वेश्चन है इस वाले पेपर में। फिर एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का देखने को मिला, कार्ल मार्क्स से संबंधित फिलॉसफी वगैरह उनका जो है वो भी आपको एनसीईआरटी में जो मिलता है वहाँ से आप पढ़ें उसको। तो ये एरियाज थे फ्रेंड्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि इस पेपर में इन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आपने देख लिया। अब आप अपनी तैयारी में इन एरियाज पर फोकस करेंगे। अब हम सवाल देखते हैं कि इन एरियाज से सवाल किस तरह से बने हैं, कितनी डेप्थ में बन रही है सवाल, कितने डेप्थ में सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। जो पहला सवाल है वो वही है एंशिएंट हिस्ट्री का एकमात्र सवाल, प्राचीन भारत से। ये जो मेरे पास सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 47 है। कौटिल्य वाज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एट। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमको कौटिल्य के बारे में हम क्या जानते हैं, मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, या कौटिल्य जो है वो कौन से जो है जो किंग थे उनके गुरु थे, इस तरह के सवाल बनते हैं। पर यहाँ सवाल जो है ये एक डिफरेंट सा सवाल है कि कौटिल्य जो है वो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के किस जगह पर, ठीक है, किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे वो। तो इसका आंसर है तक्षशिला, सी तक्षशिला, ठीक है, नालंदा नहीं, पाटलिपुत्रा नहीं, बल्कि तक्षशिला। तक्षशिला में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और वहीं पर जो है कौटिल्य पढ़ाते थे, पढ़ाई भी उन्होंने वहीं से की थी। बहुत ही मोस्ट एंशिएंट मोस्ट उसको हम यूनिवर्सिटी मान सकते हैं, और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की और वहीं पे उन्होंने पढ़ाया भी। अगर हम बात करें कि तक्षशिला में और किन लोगों ने पढ़ाया, तो एक नाम हम सुनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, पाणिनि का। पाणिनि कौन थे? ग्रामरियन थे, ग्रामर के ज्ञाता थे, ठीक है, वैयाकरण जिसको बोलते हैं वो थे। तो पाणिनि ने बुक भी लिखा है, ठीक है, अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर की बुक है। तो पाणिनि भी तक्षशिला में उन्होंने भी पढ़ाया था। इसके अलावा एक और नाम हमको मिलता है कुमारलता का। कुमारलता, इन्होंने भी तक्षशिला में पढ़ाया था, ठीक है। कुमारलता कौन है? कुमारलता जो है वो बुद्धिज्म का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, जिसका नाम है सौत्रांतिक। सौत्रांतिक जो सूत्र पर बेस्ड है, ठीक है, उसके फाउंडर थे। उसके बारे में हम यहाँ नहीं जानेंगे इतना, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि तक्षशिला जो है वो क्यों फेमस था। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ चूंकि वहाँ के प्रोफेसर के बारे में पूछा गया है, तो पाणिनि भी वहाँ पे पढ़ाते थे और कुमारलता ने भी वहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। कौटिल्य के कुछ और नाम अगर आप जानना चाहें तो कौटिल्य का नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम मॉडर्न के सवाल देख रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट का एकमात्र सवाल था। मेडिवल से यानी मध्यकालीन भारत से कोई सवाल तो पूछा ही नहीं गया। फर्स्ट सिटिंग में एक सवाल पूछा गया था मध्यकालीन भारत से, सेकेंड सिटिंग में एक सवाल पूछा गया एंशिएंट हिस्ट्री से। बस इतना ही है एंशिएंट और मेडिवल का रोल, बहुत कम रोल है, मोस्टली हमको मॉडर्न ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। न्यूज़पेपर का नाम है न्यू इंडिया, इससे संबंधित इनमें से कौन थे, यानी ये न्यूज़पेपर कौन चलाते थे, कौन पब्लिश करते थे। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। 5 ऑप्शंस थे फ्रेंड्स इस वाले एग्जाम में। वैसे उसके बाद से जो बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, जो 69th प्रीलिम्स भी हुआ था 30 सितंबर को, उसमें भी 4 ऑप्शंस रखे गए थे। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ही ये वाला न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया था, जिसका नाम है
न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया को बहुत लोग यंग इंडिया से कंफ्यूज हो जाते हैं। यंग इंडिया वो महात्मा गांधी का था और न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट का है। ठीक है, न्यू इंडिया एक साप्ताहिक था, वीक में एक बार छपता था और एनी बेसेंट पब्लिश करती थी। एनी बेसेंट से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कॉमन व्हील भी छापा था। इनकी एक पत्रिका थी कॉमन व्हील, ये भी वीकली पत्रिका थी जो एनी बेसेंट से संबंधित है। तो इसका आंसर बी एनी बेसेंट। अगला सवाल देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज्ड द स्वदेश बांधव समिति ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। स्वदेश बांधव समिति, किन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का जो गठन है वो किसने किया? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सूर्य सेन, और डी और ई तो हम जानते हैं मोर देन वन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए अश्विनी कुमार दत्ता। ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रांतिकारी संगठन था और इसको अश्विनी कुमार दत्त ने इसका गठन किया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि कहाँ पे किया गया था तो एक जगह है बारीसाल, वहां पे किया गया था। ठीक है, 1905 में। ठीक, 1905 में बारीसाल में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हु accompanied महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। देखिए आगे महात्मा गांधी, इनसे संबंधित बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको देखने को। इसी वाले पेपर में 3 सवाल है। तो महात्मा गांधी को किन्होंने सहयोग दिया था या उनके साथ कौन कौन गए थे जब चंपारण में मूवमेंट चल रहा था या चंपारण सत्याग्रह हो रहा था? ऑप्शन ए नरहरी पारिक, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन ए है नरहरी पारिक और ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है अब्दुल बारी। तो इसका आंसर जो फ्रेंड्स होगा आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए नरहरी पारिक ये भी महात्मा गांधी को इन्होंने भी असिस्ट किया था और ऑप्शन बी जो महादेव देसाई है इन्होंने भी असिस्ट किया था। ये दोनों लोग महात्मा गांधी के साथ इस मूवमेंट में गए थे। ठीक है, अब ए और बी दोनों सही हैं, एक से अधिक सही होने की स्थिति में कौन सा आंसर सही होता है? ऑप्शन डी मोर देन वन। ठीक, तो ये वाला आंसर हो गया। अगर हम जानना चाहें कि और कौन कौन लोग महात्मा गांधी के साथ गए थे, क्योंकि अब यहाँ पे 3 नाम देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो हो सकता है कि और लोगों के नाम पूछ ले किसी पेपर में आगे जो एग्जाम होगा। तो आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक, एनजी रंगा। ये कुछ नाम हैं जो कि जिन्होंने महात्मा गांधी को सहयोग दिया था या महात्मा गांधी के साथ थे इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, नरहरी पारिक और महादेव देसाई तो हो गए हैं, इसके साथ में एनजी रंगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी और मजहरुल हक, ये लोग भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, Which of the following revolt took place due to the imposition of tax on keeping of long beard? इनमें से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? दाढ़ी लंबी रखने पर टैक्स लगाया जाता था, उसके विरोध में इनमें से कौन सा आंदोलन हुआ था? मैंने पूछा था, मैंने बताया था आपको कि रिवोल्ट भी पूछे जा रहे हैं, मूवमेंट्स रिवोल्ट जो है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए फरेजी, बी पागलपंथी, सी वहाबी, डी मोर देन वन, ई नन ऑफ द अबव। पर इसका उत्तर होगा सी वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट जो है वो एसेंशियली इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। मतलब इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई थी या जो उसमें मिलावट आ गई थी उसको ठीक करने के लिए और वापस मूल रूप से जैसा इस्लाम था वैसा लाने के लिए ये वाला मूवमेंट चलाया गया था।
इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? सैयद अहमद ने। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद ने शुरू किया था और वो इंस्पायर्ड थे सऊदी अरेबिया में अब्दुल वहाब नाम के जो वहाँ पे मौलाना या मौलवी थे, उनसे इंस्पायर्ड थे, और दिल्ली में शाह वलीउल्लाह से भी इंस्पायर्ड थे। तो सऊदी अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह से इंस्पायर होकर सैयद अहमद ने इस मूवमेंट की शुरुआत की इंडिया में, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है ये प्योर इस्लाम की तरफ जो है वापस जाने को प्रेरित कर रहा था या उसकी बात कर रहा था, ठीक है। अब जो है इसका उत्तर वहाबी मूवमेंट हो गया, ठीक। अगर हम बात करें फरेजी मूवमेंट की, तो फरेजी ये जो मूवमेंट है ना, ये हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था, और ये मुस्लिम जो है सेक्ट उसको फॉलो करते थे, जो फरेजी लोग होते थे, ठीक है। तो ये जो बंगाल में जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, उनके खिलाफ ये शुरू किया गया था, क्योंकि वहाँ के लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक। तो वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे मेनली हिंदू, वो क्या करते थे? बियर्ड टैक्स लगाते थे, लंबी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगाते थे, ठीक है। तो एक मूवमेंट चला वहाँ पर, मीर निसार अली ने चलाया, जिसको टीटू मीर कहते हैं हम। उस मूवमेंट को नारकेल बेरिया अपराइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है, नारकेल बेरिया अपराइजिंग। वो बाद में वहाबी मूवमेंट में ही जाके मिल गया था। तो इसलिए ये लंबी दाढ़ी रखने वाला जो मूवमेंट है, इसको हम यहाँ पर वहाबी मूवमेंट कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो वहाबी मूवमेंट में ही मिल गया था। जो नारकेल बेरिया अपराइजिंग था, जो विद्रोह था, वो भी बाद में वहाबी मूवमेंट में जाके मिल गया था, ठीक है। अगर पागलपंथी इसकी मूवमेंट की बात करें हम, तो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था पागलपंथी जिसको बोलते थे, और ये जो है हेजोंग और गारो ट्राइब है। कहाँ पे? वो जो ट्राइब है उसके जो मेंबर्स हैं, सेमी रिलीजियस ग्रुप, उसको पागलपंथी कहते हैं। हाजोंग और गारो ट्राइब्स के लोग हैं इसमें शामिल। और इसकी शुरुआत की थी करम शाह ने। करम शाह जिनके बेटे थे टीपू, और उन्होंने बाद में जमींदार लोगों के खिलाफ जो कर है उससे संबंधित मांगों को लेकर आंदोलन किया था, विद्रोह किया था। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है, रिवोल्ट है। इसके बारे में आप और डिटेल में अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़ें, क्योंकि सवाल पूछ रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए सारे रिवोल्ट्स, ठीक। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा वहाबी मूवमेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो 67। इन विच कॉन्स्पिरेसी केस 3 इंग्लिशमैन वर डिटेन्ड ऑन कॉन्स्पिरेसी चार्जेज। अब ये जो सवाल है फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेज़ों को जो है इसमें दोषी ठहराया गया था। पूछ रहा है कि किस षड्यंत्र में, किस कॉन्स्पिरेसी केस में। अब ऑप्शन है ए नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ऑप्शन बी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ऑप्शन सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो कब था? 1929 से 33 के आसपास हुआ था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन रेलवे स्ट्राइक किया। तो उसके कारण बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट किया गया था, जिसमें मुजफ्फर अहमद शामिल थे, S.A. डांगे शामिल थे, शौकत उस्मानी थे, और जो अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रैडली, ये लोग थे उसमें शामिल, ठीक है। और लगभग 31 कम्युनिस्ट लेबर लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। तो इसको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, ठीक है। जो कि असल में इंडियन रेलवे स्ट्राइक हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। और जो फिर दूसरा है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ये जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है, इसमें क्या हुआ था? इसमें नासिक के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी। नासिक के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, कौन थे? A.M.T. जैक्सन, ठीक है। जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था डीएम नासिक में, उसकी हत्या कर दी थी। किसने की थी? अनंत लक्ष्मण करकरे नाम के व्यक्ति ने। अनंत लक्ष्मण करकरे जो कि अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर थे। अब ये अभिनव भारत सोसाइटी कौन सा है?
अभिनव भारत सोसाइटी वही है जिसकी स्थापना विनायक सावरकर ने की थी 1904 में। 1904 में इसको सावरकर ने बनाया था, ठीक है। और सावरकर जो थे उनके ही सदस्य कह लें या उनके सहयोगी कह लें, उस संगठन के सदस्य, अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे, उन्होंने क्या किया था, नासिक के डीएम की हत्या कर दी थी। इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, ठीक है। तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये भी कम्युनिस्ट उससे संबंधित था, जो लीडर्स को जेल में डाला जा रहा था। तो ये हो गया कि 3 अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया था या उन पर चार्ज लगाया गया था, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द पूना पैक्ट एम्ड एट, पूना पैक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में, जो टॉपिक्स आपको मैंने लिस्ट करके दिया था, महात्मा गांधी वेरी इंपॉर्टेंट, BR अम्बेडकर वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे संबंधित सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं। पूना पैक्ट जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, पहला, ए फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन विथ प्रिंसली स्टेट, यानी रियासतों के साथ संघ का निर्माण। ऑप्शन बी, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, यानी दलित वर्ग का राजनीति में प्रतिनिधित्व, ठीक। अब क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। जो दलित लोगों को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिले, इसको लेकर के ये पैक्ट हुआ था। अब पढ़ते हैं इस पैक्ट के बारे में डिटेल में। एक फैक्ट आप याद रखिए, ये पैक्ट, ये जो ये जो पैक्ट हुआ था ना, इसकी डेट अगर हम जानना चाहें, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। ये यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी थे और वहीं पर ये हुआ था, ठीक है। गांधी जी की तरफ से मालवीय जी ने ये पैक्ट साइन किया था, ठीक है। महात्मा गांधी और अंबेडकर, इन दोनों के बीच में हुआ था, पहले ही बताया मैंने आपको। अब मामला क्या था कि अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, जिसका विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रेंड्स जो होता है, उसमें क्या होता है कि कोई सीट अगर है, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक सीट है, तो उस सीट से किसी खास वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा भी, और किसी खास वर्ग के लोग उस चुनाव में वोट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक्स, या कोई मान लीजिए कि कोई एक्स सीट है, और यहाँ से कहा जाए कि यहाँ से सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे भी, और सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही यहाँ पर वोट भी करेंगे, तो इसको कहा जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट। ये व्यवस्था पहले से भारत में मौजूद थी। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909 में, वहाँ पर मुसलमानों को, मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है, उसको दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, और वहाँ से फिर ये जो है बाकी लोगों को भी, बाकी वर्गों को भी देना शुरू किया गया। तो यहाँ पे बात हुई कि दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, गांधी इसका विरोध कर रहे थे। आखिर में बात कैसे बनी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन मिला, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत 71 सीट्स मिल रही थी, पर उसको बढ़ाकर गांधी ने कहा कि इसको बढ़ा सकते, इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मत कीजिए, रिजर्वेशन भले ही आप ले लीजिए। तो फिर इसको हटा के 147 सीट्स दिया गया, जो रिजर्व कर दिया गया उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और 18% जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में, जो केंद्रीय विधायिका थी उसमें, ठीक। फर्क क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट में कोई सीट वहां से किसी खास वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा भी, और किसी उसी खास वर्ग के जो लोग हैं वही चुनाव में पार्टिसिपेट भी करेंगे, मतलब वोट भी करेंगे। रिजर्वेशन में क्या होता है, तो रिजर्वेशन में अगर कोई सीट दलित कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, तो वहां से चुनाव लड़ेगा भले ही कोई दलित व्यक्ति, पर वहां पर वोट सारे लोग करेंगे, ठीक है। कॉमन इलेक्टोरेट है, वोट सब लोग करेंगे वहां पर, बस चुनाव वहां से उस खास कम्युनिटी या उस खास कैटेगरी के जो लीडर है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस है रिजर्वेशन वर्सेस सेपरेट इलेक्टोरेट। अंबेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, गांधी चाहते थे कि नहीं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। तो फाइनली ये समझौता हुआ, पूना समझौता, पूना पैक्ट, जिसमें ये बात आई कि रिजर्वेशन मिलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए आ गया ना सुभाष चंद्र बोस जी का नाम। इनको राष्ट्रपति बनाया गया, माफ कीजिए प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी प्रेसिडेंट का मतलब वहाँ राष्ट्रपति नहीं अध्यक्ष होता था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको प्रेसिडेंट बोला जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन त्रिपुरी सेशन बाय डिफीटिंग, त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किनको हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीता था या कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। दो सेशन याद रखिएगा फ्रेंड्स, 19 मतलब बहुत सारे सेशन याद रखना है, पर यहाँ इस सवाल के संदर्भ में 1938 1939, क्योंकि इन दोनों सेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हुआ था हरिपुरा में और 1939 में हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, हरिपुरा जो है वो गुजरात में है और त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में। ठीक, तो जो त्रिपुरी सेशन था 1939 का, इसमें पट्टाभी सीतारामैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। पट्टाभी सीतारामैया भी चुनाव में थे, बट सुभाष चंद्र बोस ने उनको हराया और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी सपोर्ट कर रहे थे, वो इनफैक्ट गांधी के प्रत्याशी थे वो, पर फिर भी हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। हालांकि बाद में क्योंकि गांधी का विरोध था तो सुभाष चंद्र बोस फाइनली उन्होंने रिजाइन किया और बोस के रेजिग्नेशन के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्ट हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 72 नंबर पे, फिर से देखिए अंबेडकर आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहां अंबेडकर जी से रिलेटेड ही सारे स्टेटमेंट्स में फैक्ट दिए हुए हैं। पहला, ए ही पब्लिश्ड मूक नायक, ऑप्शन बी ही फाउंडेड बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऑप्शन सी ही पास्ड अवे इन 1956। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तो मैंने बताया ना कि अगर कोई पर्सनैलिटी इतनी बार पूछा जा रहा है, उसके बारे में इतने सारे डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ जो है पता होनी चाहिए। मतलब आपको नोट्स बना लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें अम्बेडकर के बारे में है, क्या क्या चीज़ें गांधी के बारे में है, और डिटेल में आपको पढ़ लेना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे पास्ड अवे दिया हुआ है, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, अगर इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं तो फिर हमको ठीक से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों ही ऑप्शन सही है। उन्होंने मूक नायक नाम का एक बुक भी छापा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया, और 1956 में उनकी डेथ हुई, ये बात भी सही है। अब जब यहाँ पूछा जा रहा है मूक नायक के बारे में, तो साथ साथ हम एक दो और बुक इनका नोट कर लेते हैं। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ANNIHILATION, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये बुक 1936 में लिखा था इन्होंने। और एक और बुक याद रखिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट ये वाला जो बुक है ना, इस बुक के बारे में तो पूछा ही है इस वाले एग्जाम में, आगे आप देखेंगे ये पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोर देन वन, क्योंकि ए बी सी तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या लिखा हुआ? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में नेम ऑफ मूवमेंट्स है और लिस्ट 2 में देयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंटर, कौन से मूवमेंट को लेकर कौन सा सेंटर है। ठीक है, पहला दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स तो हम ये जानते हैं कि जो नील की खेती से संबंधित जो आंदोलन हुआ था
कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए का 2। अब ये कब हुआ था? 1917। पीजेंट सत्याग्रह क्यों हुआ था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स? क्योंकि जो टोटल लैंड है उसमें 3/20 पर जो है इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण में ये नियम बनाया था उन लोगों ने, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो के जो फार्मर्स थे उनको ये करना पड़ता था। तो मूवमेंट चलाया वहाँ के किसानों ने। गांधी भी गए चंपारण में 1917 में। तो वहाँ पर जो ये 3 कठिया व्यवस्था थी जिसको बोलते थे, 3 कठिया मना कि 20 में से 3 भाग पर जो है नील की खेती होगी। तो इसके लिए जो है मूवमेंट चला 1917 में, चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। बी पेजेंट सत्याग्रह, खेतिहर सत्याग्रह। अब ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है फ्रेंड्स किसानों का आंदोलन है, और किसानों का आंदोलन हुआ था खेरा में। बी का हो जाएगा 3। ठीक है, खेरा में हुआ था 1918 में। खेरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, वहाँ पर क्या हुआ था 1918 में? ड्रॉट आया था। ठीक है, तो चूंकि वहाँ पर फसल हुई नहीं है ना, सूखा पड़ गया। तो सूखा पड़ गया, फसल हुई नहीं। अब वहाँ के किसानों की ये मांग थी कि टैक्स में कमी की जाए। ठीक है, टैक्स रिमिशन को लेकर उनकी डिमांड थी। पर वहाँ के जो अंग्रेज थे उन्होंने वो मना कर दिया कि नहीं, टैक्स में कमी नहीं की जाएगी। तो इसके विरोध में वहाँ पे ये मूवमेंट चला 1918 में खेड़ा में। ठीक है, गांधी या इन्वॉल्व थे इसमें भी। तीसरा है कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, सी। अब कॉटन के मिल में जो वर्कर्स थे उनका सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और ये किस साल हुआ था? 1918 में हुआ था। हम जानते हैं कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? बहुत इन्फ्लेशन आया था, चीज़ें महंगी हो गई थी। तो जो वर्कर्स काम कर रहे थे मिल्स में, जो कॉटन मिल्स में काम करते थे वर्कर्स, मजदूर, उनकी डिमांड थी कि हमारे जो हमको जो वेज मिलता है, जो हमें पैसे मिलते हैं, उसको 50% बढ़ाया जाए। ठीक है, वेतन को 50% बढ़ाया जाए। मिल के ओनर्स जो थे वो 20% बढ़ाने को तैयार थे। अब बस इसी को लेकर वहाँ पर सत्याग्रह हुआ। गांधी भी इसमें भी इन्वॉल्व थे। गांधी ने बीच का रास्ता अपनाने को कहा वर्कर्स को। उन्होंने कहा कि 50 की डिमांड मत रखिए, 35 की रखिए। मतलब ना मिल ओनर्स का ना वर्कर्स का। मिल ओनर्स बोल रहे थे 20% बढ़ाएंगे तुम्हारा वेतन, वर्कर्स बोल रहे थे 50% बढ़ाओ। गांधी ने बीच का रास्ता दिया 35%, पर 35% पे भी राजी नहीं हो रहे थे जो मिल के ओनर्स हैं। वर्कर्स तो मान गए कि ठीक है चलो इतने से ही संतोष कर लेंगे, पर मिल ओनर्स नहीं मान रहे थे। और फाइनली जो है गांधी वहाँ पर जो है उन्होंने आंदोलन किया। इनफैक्ट उन्होंने फास्ट टू डेथ किया। पहली बार भारत में गांधी जो है उन्होंने जो भूख हड़ताल की वो इसी मूवमेंट के दौरान अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ था मिल वर्कर्स का, उसमें ही किया था। ठीक है, उनका जो मूवमेंट था। फिर क्या है अगला? डी, मूवमेंट टू कट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे खत्म हुआ? तो इसका 4 हो जाएगा चौरी चौरा। हम जानते हैं चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, यूपी में, जहां पर 1922 में 4 फरवरी को क्या हुआ था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो जो वहाँ के लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे। वो क्या किया उन लोगों ने, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी जाके आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस ने वहाँ पर क्या किया, गोलियाँ चलाई और जो है उस पर वायलेंस यूज किया। ठीक है, वायलेंट तरीके से लोगों को रोकने का प्रयास किया। तो लोग भी उग्र हो गए और उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन की हत्या हो गई, मर गए। ठीक है, अब इस घटना को चौरी चौरा जो है वो इवेंट बोलते हैं, चौरी चौरा में होने की वजह से जगह जो है चौरी चौरा। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, मूवमेंट खत्म हो गया था। ठीक है, तो हमने देखा मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण, पेजेंट सत्याग्रह, 3 खेरा, सी कॉटन मिल वर्कर्स का जो है वो A1 अहमदाबाद, और मूवमेंट ऑफ टू कट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन 4 चौरी चौरा। 2314, 2314 किसमें है ये 2314? ऑप्शन
C2314। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। इनमें से कौन विश्वास करता था, क्या विश्वास करता था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी साम्यवादी समाज जो है वो भविष्य का नेचुरल सोसाइटी है, यानी भविष्य का प्राकृतिक समाज है, यानी भविष्य में यही समाज जो है वो नेचुरल तरीके से आएगा और इसी तरह की सोसाइटी होगी। कैसी सोसाइटी? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये किसने कहा? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर तो थे ही, साथ में इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, और इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि एक बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत फेमस बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में लिखी गई थी। ठीक है, दूसरी एक बुक है दास कैपिटल, ये भी बहुत फेमस बुक है। ये दो बुक आप याद रखिएगा, क्या क्या? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखा था इन्होंने, और दास कैपिटल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हु रोट पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसने लिखा है इस बुक को? तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं भीमराव रामजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। बताया था मैंने अभी एक सवाल में आपको इस बुक के बारे में, तो यही है राइटर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसमें सेकंड सेटिंग में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें हिस्ट्री के जितने सवाल थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट सेटिंग के क्वेश्चन डिस्कस किया था। पार्ट 2 जो ये वीडियो है इसमें हमने सेकंड सेटिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगले पार्ट आएंगे जिसमें कि आपको बाकी जो क्लासेस के पेपर्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।